पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 57, 57 के बाद में दिया गया है 62, 62 के बाद में दिया गया है 31, 31 के बाद में दिया गया है 36, 36 के बाद में दिया गया है 18 और 18 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीरीज में दिया गया है 57, 57 के बाद में दिया गया है 62। तो 57 से 62 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 57 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 57 और 5 मिलकर बन जाएगा 62। फिर देखिए 62 से कितना बन रहा है 31, तो 62 से 31 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम क्या करें 62 को 2 से भाग कर दें तो मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगा 31। फिर देखिए 31 से कितना बन रहा है 36, 31 से 36 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 31 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 31 और 5 मिलकर बन जाएगा 36। फिर देखिए 36 से कितना बन रहा है 18, तो 36 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए यदि हम 36 को क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 18। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 18 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ +5, उसके बाद में क्या हुआ 2 से भाग, उसके बाद में क्या हुआ +5, फिर क्या हुआ 2 से भाग। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है +5 फिर 2 से भाग फिर +5 फिर भाग यानी कि 2 से भाग। अब यहाँ पर देखिए +5 भाग 2 +5 भाग 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा कंटिन्यू +5 यानी कि 18 के अंदर यदि हम +5 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 18 के अंदर +5 करेंगे तो 18 और 5 मिलकर बन जाएगा 23 यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 23। अब हमें देखना है कि संख्या 23 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर संख्या 23 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 11,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा केवल और केवल 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको 1 साल का करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री मिलने वाला है,
ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए। और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है या फिर किसी भी वजह से हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का रेलवे ग्रुप डी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है वो सभी अभ्यर्थी भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 195 का संबंध 15 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 195 से यहाँ पर 15 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 273 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 195 से यहाँ पर 15 कैसे बना है। तो मेरे भाई 195 से यहाँ पर 15 बनाने के लिए क्या किया गया है, 195 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 195 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 9 मिलकर बन जाएगा 10, 10 और 5 मिलकर बन जाएगा 15। यानी कि 195 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 15। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 15 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 273 के अंदर है और 273 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 273 से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 273 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 273 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 7 मिलकर बन जाएगा 9, 9 और 3 मिलकर बन जाएगा 12। यानी कि 273 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 12। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 12। अब हमें देखना है कि संख्या 12 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 12 में दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर काउंटिंग फिगर से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से समझिए मेरे भाई, हमसे पूछा गया है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपके सामने जो आकृति दी गई है उस आकृति के अंदर आपको सबसे पहले काउंट करना है सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई 1 नंबर त्रिभुज है ये, 2 नंबर त्रिभुज है ये, 3 नंबर त्रिभुज है ये,
4 नंबर त्रिभुज है ये और 5 नंबर त्रिभुज है ये। यानी कि सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं? 5 त्रिभुज हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। कैसे? ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर ध्यान से देखिए, त्रिभुज नंबर 5 और त्रिभुज नंबर 4 इन दोनों को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 इन दोनों को भी आप यहां से यहां तक मिलाओगे तो एक त्रिभुज यहां से यहां तक बन जाएगा। ठीक है, डबल फलक के कितने त्रिभुज आ गए? 2। ठीक है, इसी के साथ में आप और देखिए मेरे भाई, यहां पर हम कलर चेंज करते हैं, 2 त्रिभुज मिल गए यानी कि डबल फलक वाले। ठीक है, इसी के साथ में आप ध्यान से देखिए, यदि हम त्रिभुज नंबर 3 और इस खाली जगह को यहां से यहां तक आपस में मिला देंगे तो मेरे भाई एक त्रिभुज यहां से यहां तक ये वाला बन जाएगा। ठीक है, कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज हो गए। अब इसी प्रकार से देखिए, यहां पर हम कलर चेंज करते हैं। अब देखिए मेरे भाई, यहां पर आप कितने त्रिभुज हो गए? 3। ध्यान से देखिए, त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 4 इन दोनों त्रिभुजों को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। कितने त्रिभुज हो गए मेरे भाई? 4 त्रिभुज हो गए। अब इसी प्रकार से ध्यान से देखिए, त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज नंबर 3 इन दोनों को भी यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज यहां से ये बन जाएगा। डबल फलक वाले कितने त्रिभुज हो गए? 5 त्रिभुज हो गए। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? +5 कर देंगे। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? ट्रिपल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहां से आप देखना ध्यान से, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ट्रिपल फलक वाले त्रिभुजों को हम काउंट करेंगे तो त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 4 इन तीनों को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? +1 और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है? तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो अब मेरे भाई हम क्या करेंगे? इन सभी को यहां पर आपस में टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, 5 और 5 मिलकर बन जाएगा 10, 10 और 1 मिलकर बन जाएगा 11। यानी कि हमारे सामने जो आकृति दी गई है ये वाली, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 11। अब हमें देखना है कि 11 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, 11 में दिया गया है ऑप्शन 1 के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जल, मछली और ऑक्टोपस इन तीनों शब्दों के लिए सर्वोत्तम वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखना है और उन शब्दों के बीच में आपको रिलेशन देखना है। जैसे मेरे पास यहां पर देखिए, आपके सामने 3 शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है जल, दूसरा शब्द है मछली और तीसरा शब्द है ऑक्टोपस। इन तीनों शब्दों से हमें बनाना है वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन तीनों शब्दों के बीच में देखेंगे रिलेशन। तो मेरे पास यहां पर देखिए, सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे जल और मछली के बीच में। तो क्या जल और मछली के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, जल और मछली के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो मछली है ये किसके अंदर रहती है? जल के अंदर रहती है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? मछली और ऑक्टोपस के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या मछली और ऑक्टोपस के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, मछली और ऑक्टोपस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि मछली एक अलग जीव है और ऑक्टोपस एक अलग जीव है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? जल और ऑक्टोपस के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या जल और ऑक्टोपस के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, जल और ऑक्टोपस के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो ऑक्टोपस है ये भी किस में रहता है? जल में रहता है। अब इतना आपको पता चल गया। वेन डायग्राम तैयार करेंगे कैसे? तो ध्यान से देखिए, एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे पास यहां पर देखिए, इन तीनों शब्दों में कॉमन शब्द क्या है? जल। तो यहां पर हम पहला आरेख बना देंगे किसके लिए? जल के लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है? मछली।
मछली कहाँ पर रहती है? जल के अंदर रहती है। तो मेरे भाई दूसरा आरेख हम बना देंगे किसके लिए? मछली के अंदर। किसके अंदर बनेगा? जल के अंदर है। उसके बाद में क्या है? ऑक्टोपस है। तो ऑक्टोपस का संबंध जल और मछली के साथ में है। तो सर ऑक्टोपस का रिलेशन मछली के साथ में तो नहीं है, लेकिन जल के साथ में है। क्या रिलेशन है? तो ऑक्टोपस भी किस में रहता है? जल में रहता है। तो मेरे भाई ऑक्टोपस का आरेख भी बनेगा किसके अंदर? जल के अंदर। ठीक है। और मछली और ऑक्टोपस दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। यानी कि जल, मछली और ऑक्टोपस, इन तीनों शब्दों के लिए सर्वोत्तम वेन डायग्राम बनेगा इस टाइप का। अब हमें देखना है कि इस टाइप का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर इस टाइप का वेन डायग्राम में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम सोल्व करते हैं, या तो हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे किसके अंदर है? कॉलम के अंदर है। या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे 90% हम इस टाइप के प्रश्न को बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करेंगे। तो बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर? रो के अंदर है। तो इस प्रश्न को हम क्या करेंगे? रो के अंदर ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए करेंगे क्या, एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे? इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमें पता चल गया कि हम इस प्रश्न को क्या करेंगे? रो के अंदर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि इस पहली रो के अंदर यहाँ पर संख्या 72 कैसे आई है। उसी प्रकार से हम दूसरी रो के अंदर पता करेंगे कि यहाँ पर संख्या 24 कैसे आई है। यानी कि जिस प्रकार से पहली रो के अंदर संख्या 72 और दूसरी रो के अंदर संख्या यहाँ पर 24 जिस प्रकार से आई है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इस तीसरी रो के अंदर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। यहां पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है? इस पहली रो के अंदर पता करना है कि यहाँ पर संख्या 72 कैसे आई है। तो यहाँ पर 72 लाने के लिए क्या किया गया है? मेरे भाई ध्यान से देखिए 72 से जस्ट आगे हमें दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 13। तो यहाँ पर 72 लाने के लिए क्या किया गया है? इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 6 और 13 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 13 छिके 78। ठीक है, और 78 से 72 बनाने के लिए क्या किया गया है? इस पहली संख्या को यानी कि 6 को घटाया गया है। तो 78 में से 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 72 है। और ध्यान से देखिए 72 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? यहाँ पर दूसरी पंक्ति के अंदर या दूसरी रो के अंदर पता करेंगे कि यहाँ पर भी 24 इसी प्रकार से आया है क्या। तो 24 के जस्ट सामने भी हमें दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 4 और दूसरी संख्या है 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 4 और 7 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7 चौका 28। और इस 28 में से हम क्या करेंगे? इस पहली संख्या यानी कि 4 को घटा देंगे। तो 28 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 24। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 24 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस तीसरी पंक्ति या तीसरी रो के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए प्रश्न चिन्ह के जस्ट सामने हमें दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 9 और दूसरी संख्या है 11। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को भी यहाँ पर आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 9 और 11 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 11 9 99। और इस 99 में से हम क्या कर देंगे? इस पहली संख्या यानी कि 9 को घटा देंगे। तो 99 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 90। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 90। अब हमें देखना है कि 90 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर है संख्या 90 में दी गई है ऑप्शन
एक के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर है मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है।